एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आई एम पूजा और आज हम डिस्कस करने वाले हैं 24 मार्च के करेंट अफेयर्स। ठीक है, सेशन को पूरा लास्ट तक देखना है। लास्ट में आपको शॉर्ट न्यूज़, रिवीजन क्वेश्चन और क्वेश्चन ऑफ द डे मिलेगा, जिसका आंसर आप हमेशा की तरह हमें कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, अगर आज की क्लास का पीडीएफ चाहिए तो आपको परचम का टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम से आपको करंट अफेयर्स का पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है, जिससे आप बहुत आसान तरीके से रिवीजन भी कर सकते हैं और अपने नोट्स को भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 24 मार्च के इंपॉर्टेंट डे के बारे में। तो आज का दिन बहुत खास है और यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बनते भी हैं, क्योंकि आज है वर्ल्ड टीवी डे। 24 मार्च को हर साल हम वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे या फिर टीवी डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं, लोगों को बताने के लिए किस तरीके की बहुत ही सीरियस इन्फेक्शियस डिसीज़ है ये। ठीक है, टीवी जो कि बैक्टीरिया के कारण होती है और साथ ही साथ हमारे लंग्स को इफेक्ट करती है। लंग्स के अलावा दूसरे ऑर्गन्स को भी ये अटैक करती है, जैसे कि स्पाइन, किडनी एंड ब्रेन। और जिस बैक्टीरिया के कारण टीबी होती है उसको हम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं। ठीक है, इस दिन को हम 24 मार्च को ही क्यों मनाते हैं? क्योंकि 24 मार्च को 1882 में डॉक्टर रॉबर्ट कूच, इन्होंने अनाउंसमेंट किया था कि मैंने एक नया बैक्टीरिया डिस्कवर किया है जो कि टीबी का कॉज करता है, जो कि टीबी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, अब आपकी बात करते हैं हम थीम के बारे में। तो 24 मार्च को हम वर्ल्ड टीवी डे मना रहे हैं और इस साल जो थीम डिसाइड की गई है वो है यस वी कैन एंड टीवी। यस वी कैन एंड टीवी इस साल की थीम है, बड़ी आसान सी थीम है। अच्छा, कल 23 मार्च था और एक इम्पॉर्टेंट डे मेरे हाथ से मिस हो गया था, तो आज मैंने 23 मार्च का उस इम्पॉर्टेंट डे को भी यहाँ पर इंक्लूड किया है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे 23 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है। ये जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी स्थापना 1950 में की गई थी। बेसिकली ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अवेयरनेस बताने की कोशिश करती है कि वेदर से रिलेटेड क्या क्या इश्यूज़ हैं, कौन कौन से लोगों को काम करने चाहिए, लोगों को इनकरेज करना चाहिए, जिससे ये क्लाइमेट चेंज या वेदर से रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं उनका इम्पैक्ट कम हो। तो इस साल की जो थीम डिसाइड की गई थी वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे की, वो थीम थी द फ्यूचर ऑफ वेदर, क्लाइमेट एंड वाटर अक्रॉस जनरेशन। तो इस साल की ये थीम थी। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट डे आप याद रखिएगा, दोनों दिन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। अब आज हमें यहाँ पे 2 रैंकिंग के बारे में चर्चा करनी है, उसके बाद हम इंपॉर्टेंट पर्सन देखेंगे और फिर बाकी सारी न्यूज़ को यहाँ पे हम कवर करेंगे। बात हो रही है क्यूएस वर्ल्ड सब्जेक्ट रैंकिंग के बारे में। आप लोगों ने क्यूएस यूनिवर्सिटी रैंकिंग के बारे में सुना होगा। तो यहाँ पर ये क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग तो पब्लिश हुई है बाय सब्जेक्ट। ठीक है, कौन सी यूनिवर्सिटी, कौन सा कैंपस कितने सब्जेक्ट को ऑफर करता है और उन सब्जेक्ट की क्या रैंकिंग है, उसके आधार पे यहाँ पे रैंकिंग पब्लिश की गई है। और यहाँ पर टॉप 100 में भारत के 44 प्रोग्राम्स हैं। अगर हम लास्ट ईयर का एडिशन देखते हैं तो भारत के 35 प्रोग्राम शामिल थे। इस साल भारत के 44 प्रोग्राम को शामिल किया गया है। क्लियर है? और ये 13th नंबर का एडिशन है, ये 13th नंबर का क्यूएस सब्जेक्ट रैंकिंग का एडिशन है। इस क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग बाय सब्जेक्ट 2023 में भारत के 44 प्रोग्राम को, अलग अलग कैंपसेस के 44 प्रोग्राम को इंक्लूड किया गया है टॉप 100 की लिस्ट में। लास्ट ईयर 35 इंडियन प्रोग्राम को फीचर किया गया था। ये जो प्रोग्राम्स हैं वो कौन कौन से बेसिस पे होते हैं? इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटी, लाइफ साइंस एंड मेडिसिन, नेचुरल साइंस एंड सोशल साइंस एंड मैनेजमेंट। ठीक है, तो टॉप 50 की अगर हम बात करते हैं तो टॉप 50 में आईआईटी दिल्ली का इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो सब्जेक्ट है, जो कोर्स है, टॉप 50 में इंक्लूड है। तो आईआईटी दिल्ली का जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का कोर्स है वो टॉप 50 में है, मतलब 49 नंबर इसकी रैंकिंग है। वहीं अगर आईआईटी बॉम्बे के मैथमेटिक्स के कोर्स के बारे में बात करते हैं तो इसकी रैंकिंग 92 नंबर पर आती है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो कोर्सेज आए हैं टॉप 100 में अगर हम देखते हैं, आपको जो सबसे ज़्यादा कोर्सेज मिलेंगे मतलब इस पूरी क्यूएस रैंकिंग में, तो वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के मिलेंगे। उसके बाद आईआईटी बॉम्बे और फिर आईआईटी खड़गपुर के आपको कोर्सेज यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अच्छा, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने रिसर्च के आधार पे भी डेटा दिया है कि कौन सा देश है जो सबसे अधिक रिसर्च पेपर को पब्लिश करता है। तो यहाँ पर क्यूएस ने हाईलाइट किया है कि इंडिया में 2017 से 2022 तक के बीच में 54% ज़्यादा रिसर्च पेपर को पब्लिश किया गया है। ठीक है, और 4th नंबर की वर्ल्ड की कंट्री बन गई है इंडिया, जिसने 2017 से 2022 के बीच में रिसर्च पेपर को पब्लिश किया है। तो भारत ने 1.3 मिलियन
एकेडमिक रिसर्च पेपर को यहाँ पे पब्लिश किया है 2017 से 2022 के बीच में। सबसे ऊपर है आप देखेंगे चाइना, चाइना के बाद यूएसए और यूएसए के बाद यूके आपको देखने को मिलेगा। 4th नंबर पे आपको इंडिया की रैंकिंग देखने को मिलेगी। आप यहाँ पे वो लिस्ट देख सकते हैं कि देखिएगा इंडिया की जो रैंकिंग है वो 2nd मोस्ट रिप्रेजेंटेटेड है एशिया में। अगर एशिया रीजन के बारे में बात करें तो एशिया रीजन में चाइना के 99 कोर्सेज को ऑफर किया गया है, लिस्ट किया गया है या फीचर किया गया है। वहीं अगर आप बात करेंगे इंडिया, तो इंडिया की जो है वो 66 यूनिवर्सिटी को यहाँ पर रैंक किया गया है। तो भारत जो है वो 2nd मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव है एशिया में, ठीक है। तो यहाँ पे रैंकिंग इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, आप बस मोटा मोटा डेटा याद रखिए, क्योंकि आप 40 यहाँ पे जो कोर्सेज हैं 66 यूनिवर्सिटी के 44 कोर्सेज हैं, उन सारे कोर्सेज को आप यहाँ पे याद नहीं रख पाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं ह्यूरिन ग्लोबल रिच लिस्ट के बारे में। तो यहाँ पर M3M ह्यूरिन ग्लोबल रिच लिस्ट को पब्लिश किया गया है। ये रिच लिस्ट जो है मतलब जो बिलियनियर्स होते हैं, जो सबसे अमीर आदमी होते हैं पूरे वर्ल्ड के, उन व्यक्तियों के नाम यहाँ पर आते हैं। इस लिस्ट को ह्यूरिन इंडिया और M3M इंडिया के द्वारा पब्लिश किया जाता है और यहाँ पे टॉप 10 में केवल और केवल एक ही इंडियन बिलियनियर शामिल है, जो कि है मुकेश अंबानी। और मुकेश अंबानी की रैंकिंग जो है वो 9th नंबर पर है, ठीक है। याद रखेंगे टॉप 10 में केवल एक ही इंडियन शामिल है, जिनका नाम है मुकेश अंबानी। और मुकेश अंबानी की जो रैंकिंग है ह्यूरिन ग्लोबल रिच लिस्ट में वो 9th नंबर पे है। अगर टॉप की बात करते हैं, टॉप 3 में आप देखेंगे तो एलन मस्क देखने को मिलेंगे, इसके बाद जेफ बेजोस देखने को मिलेंगे और बर्नार्ड अर्नॉल्ट देखने को मिलेंगे। फिर आपको बिल गेट्स हैं, वॉरेन बफेट है ना, ऐसे कई सारे नाम आपको मिलेंगे। और टॉप 10 में केवल और केवल एक ही इंडियन मिलेगा, विच इज़ मुकेश अंबानी। अब अडानी ग्रुप कहाँ गया? तो अडानी ग्रुप एंड फैमिली अगर बात करते हैं, गौतम अडानी और फैमिली, तो वो उनकी रैंकिंग 23 पर है। अगर हम साइरस पूनावाला के बारे में बात करते हैं, सीरम इंस्टीट्यूट वाले, तो इनकी रैंकिंग 46वें नंबर पे मतलब 46 नंबर पे मिलेगी। शिव नडार एंड फैमिली 50वें नंबर पे है और लक्ष्मी मित्तल की जो फैमिली है वो 76 नंबर पे है, ठीक है ना। तो ये टॉप 100 में कौन कौन है वो भी बता दिया। और टॉप 10 में केवल और केवल मुकेश अंबानी है, जिनकी रैंकिंग 9वें नंबर पे है। ये तो हो गए रिच लिस्ट के बारे में। अब लूजर्स के बारे में बात करते हैं, जिन्होंने मतलब लास्ट ईयर में सबसे ज़्यादा मनी लूज की है, मतलब सबसे ज़्यादा लॉसेज हुए हैं, चाहे वो शेयर्स में लॉसेज हो या किसी प्रोजेक्ट में लॉसेज हो। तो आप देख सकते हैं गौतम अडानी ने 28 बिलियन डॉलर यहाँ पे लूज़ किया है लास्ट ईयर, और वही मुकेश अंबानी ने देखेंगे 21 बिलियन डॉलर लूज़ किया है। सबसे ज़्यादा अगर लूज़र कैटेगरी में देखेंगे तो जेफ बेजोस का नाम है, जिन्होंने लास्ट ईयर अगर देखेंगे तो 70 बिलियन डॉलर यहाँ पे लूज़ किया था USD, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अब ये कौन है? ये पंकज आडवाणी है। सभी को इनका नाम पता होना चाहिए, अगर नहीं पता तो बिल्कुल रट लीजिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हैं। स्नूकर एंड बिलियार्ड्स खेलते हैं ये, और इनसे क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। तो बिलियार्ड और स्नूकर प्लेयर है पंकज आडवाणी, और इन्होंने रिसेंटली एशियन बिलियार्ड चैंपियनशिप का टाइटल जीत लिया है। ये एशियन बिलियार्ड चैंपियनशिप दोहा कतर में आयोजित की गई थी। इन्होंने ब्रिजेश दमानी, जो कि इंडिया के ही हैं, उन्हें हराया है, ठीक है। ये तो हो गई मेन सेक्शन की बात। मेन सेक्शन में पंकज ने हराया है किसे? ब्रिजेश दमानी को, और एशियन बिलियार्ड चैंपियनशिप का टाइटल अपने नाम किया है। वहीं अगर हम वीमेन सेक्शन में बात करते हैं, तो वीमेन सेक्शन में चाइना की बाई यूलो ने जो है वो एशियन बिलियार्ड चैंपियनशिप का टाइटल अपने नाम किया है, ठीक है। अब ये जो पंकज आडवाणी हैं, इन्होंने गोल्ड मेडल इंग्लिश बिलियार्ड सिंगल में 2006 में और एशियन गेम्स में 2010 में भी जीता हुआ है। अगले पर्सन के बारे में बात करते हैं, ये है सर्जियो पेरेज। इन्होंने रिसेंटली सऊदी अरेबियन ग्रैंड प्रिक्स का टाइटल अपने नाम किया है। 1st नंबर पे रेड बुल के ड्राइवर सर्जियो पेरेज है। 2nd नंबर पे आपको मैक्स वर्स्टैपन देखने को मिलेंगे 2nd पोजीशन पे। अब रिसेंट में हुई कुछ और ग्रैंड प्रिक्स के बारे में हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे बहरीन ग्रैंड प्रिक्स का टाइटल मैक्स वर्स्टैपन ने जीता था, रेड बुल के ड्राइवर हैं, नेदरलैंड से बिलोंग करते हैं। और सऊदी अरेबियन ग्रैंड प्रिक्स आपने देख लिया, सर्जियो पेरेज ने जीता है, जो कि मैक्सिको से बिलोंग करते हैं और रेड बुल के ड्राइवर हैं। तो ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट F1 ड्राइवर हैं ये, ठीक है। चलिए अब अगले पर्सन के बारे में बात करते हैं, और ये पेपर में छपा हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। हम बात कर रहे हैं एबल प्राइज़ के बारे में। एबल प्राइज़ मैथमेटिक्स के फील्ड में
सबसे बड़ा प्राइज़ होता है मैथमेटिक्स की फील्ड में दिया जाने वाला सबसे बड़ा अवार्ड एबल प्राइज़ होता है। इसे आप गणित के क्षेत्र का नोबेल प्राइज़ भी मान सकते हैं। ठीक है, एबल प्राइज़। एबल प्राइज़ जो दिया जाता है वो किंग ऑफ नॉर्वे के द्वारा दिया जाता है। जो भी व्यक्ति आउटस्टैंडिंग मैथमेटिक्स होता है, मैथमेटिशियन होता है, आउटस्टैंडिंग को थ्योरी देता है, कोई रिसर्च करता है, उसे नॉर्वे के किंग के द्वारा हर साल ये अवार्ड दिया जाता है, जिसे हम एबल प्राइज़ कहते हैं। एबल प्राइज़ ये नाम क्यों रखा गया? क्योंकि नॉर्वे के एक मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था नील्स हेनरिक एबल। इनके नाम पे एबल प्राइज़ की शुरुआत की गई है। तो अगर बात करते हैं किसी इंडियन को एबल प्राइज़ मिला है, तो अगर हम बात करते हैं तो केवल और केवल एकमात्र इंडियन अमेरिकन मतलब भारतीय मूल के व्यक्ति हैं जिनका नाम है श्रीनिवास वर्धन। उन्हें 2007 में जो है वो एबल प्राइज़ दिया गया था। इसके अलावा और कोई इंडियन व्यक्ति नहीं है जिनको एबल प्राइज़ दिया गया हो। क्लियर है? एबल प्राइज़ की शुरुआत 2001 में की गई थी और पहले अवार्ड 2003 में दिए गए थे। अभी हम बात कर रहे हैं 2023 के एबल प्राइज़ के बारे में। तो 2023 का एबल प्राइज़ अर्जेंटीना और यूएसए के एक स्कॉलर, एक विद्वान जिनका नाम है लुइस कैफरिली ने एबल प्राइज़ फॉर मैथमेटिक्स जीता है 2023 का। ठीक है, तो इनका नाम आपको बिल्कुल नहीं भूलना है। अर्जेंटीना एंड यूएसए के स्कॉलर है, विद्वान है जिनका नाम है लुइस कैफरिली। इन्होंने एबल प्राइज़ जीता है और इन्होंने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को एक्सप्लेन किया। इन्होंने इस फिनोमिना को एक्सप्लेन किया, हाउ वाटर फ्लोज टू द पॉपुलेशन ग्रोथ। ठीक है, इसलिए इन्हें एबल प्राइज़ मैथमेटिक्स की फील्ड में दिया गया है। तो आपको इनका नाम बिल्कुल याद रखना है। अगले पर्सन हम यहाँ पे देखते हैं। हालांकि इन पर्सन के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था जब अनाउंसमेंट हुई थी। अब इन्होंने कार्यभार संभाला है तो एक बार हम इसको रिवीजन क्वेश्चन की तरह ही कंसिडर कर लेते हैं। Who has recently taken over as the CEO of the coffee house company Starbucks? Starbucks के CEO कौन बन गए हैं? Starbucks आप सभी को पता है कॉफ़ी हाउस कंपनी है। ठीक है ना, स्टारबक्स की कॉफ़ीज़ के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा। लक्ष्मण नरसिम्हन जी हैं, उन्हें सीईओ बनाया गया है स्टारबक्स का। ठीक है, ये अपॉइंटमेंट एक तो इंडियन व्यक्ति है ना, इसलिए पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट पर्सन के बारे में बात करते हैं। अगले पर्सन के बारे में हम बात करते हैं तो श्रवण बेलगोला। तो यहाँ पे जैसे कि मैं जैन हूँ और अगर हमारे कोई जैन स्टूडेंट है तो वो लोग इस प्लेस के बारे में ज़रूर जानते होंगे कि श्रवण बेलगोला जो कि एक बहुत पवित्र स्थान, एक धार्मिक स्थान है। कहाँ पर है ये? हसन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका में आपको श्रवण बेलगोला देखने को मिलेगा। तो श्रवण बेलगोला के जो जैन मठ है एक, है ना, श्रवण बेलगोला एक जैन मठ है जिसके महंत का निधन हो गया है। ठीक है, तो श्रवण बेलगोला जो कि एक जैन मठ है, उनके महंत जिनका नाम था चारू कीर्ति भटारका स्वामी। ठीक है, तो इनका निधन हो गया है श्रवण बेलगोला में और हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ के कारण इनका निधन हो गया है। और साथ ही साथ एक प्राकृत भाषा और संस्कृत भाषा के स्कॉलर भी रहे हैं। अब श्रवण बेलगोला में जैसे हर 12 साल में महाकुंभ का आयोजन होता है, राइट, वैसे श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर बाहुबली जी का प्रतिमा है। गोमतेश्वर बाहुबली जी का 57 फीट हाइट का एक स्टैच्यू है जहाँ पर हर 12 साल में महामस्तक अभिषेक का आयोजन किया जाता है। ठीक है ना, तो इन्होंने इसकी शुरुआत की थी, मतलब इनके समय में ही 4 बार जो है महामस्तक अभिषेक का आयोजन हुआ। पहली बार 1982 में हुआ था, फिर हर 12 साल में होता है तो 1995 1995, फिर 2007 और लास्ट जो एडिशन था वो 2018 में हुआ था। अब आप देख सकते हैं कि अब 12 साल बाद मतलब 2030 में जो है वो महामस्तक अभिषेक गोमतेश्वर बाहुबली जी की प्रतिमा का किया जाएगा, क्योंकि ये जो सेरेमनी होती है ये हर 12 साल में होती है। अब गोमतेश्वर बाहुबली जी की स्टैच्यू के बारे में भी हमें पता होना चाहिए कि श्रवण बेलगोला में कर्नाटका में है और ये लार्जेस्ट फ्री स्टैंडिंग मोनोलिथिक स्टैच्यू है। मोनोलिथिक स्टैच्यू का मतलब एक ही रॉक को, एक ही चट्टान को तराश कर इस स्टैच्यू को बनाया गया है, इसलिए इसे बोला जाता है कि ये लार्जेस्ट फ्री स्टैंडिंग स्टैच्यू है वर्ल्ड की, जिसकी हाइट 57 फीट की है। इसको 1983 एडी में चामुंड राय ने बनाया था और चामुंड राय जो है वो गंग डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। गंग डायनेस्टी में मंत्री के रूप में काम करते थे चामुंड राय, जिन्होंने इस स्टैच्यू को बनाया था। तो बहुत से बच्चे जो हैं वो सोच रहे होंगे कि कौन थे गोमतेश्वर बाहुबली।
बाहुबली जी कौन थे? तो अगर आप लोग ने सुना होगा कि जैन धर्म में 24 तीर्थंकर होते हैं। पहले जो तीर्थंकर थे वो थे ऋषभनाथ जी। तो ऋषभनाथ जी के बेटे थे लॉर्ड बाहुबली और उनकी ही ये प्रतिमा है बेसिकली। 24वें जो तीर्थंकर थे वो महावीर स्वामी थे। ठीक है, महावीर स्वामी थे, इनका नाम भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट पर्सन के बारे में बात करते हैं। ये पर्सन भी बड़े इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनको एक बार नहीं दो बार महावीर चक्र से सम्मानित किया गया है और इनका निधन हो गया है। सो एयरफोर्स वेटरन विंग कमांडर जगमोहन नाथ पास्ड अवे। तो जगमोहन नाथ जो कि एयरफोर्स के विंग कमांडर थे, ठीक है, इनका निधन हो गया है। इन्होंने कैनबेरा एयरक्राफ्ट का शानदार प्रदर्शन और शानदार उपयोग किया था 1962 और 1965 के बैटल में तिब्बत और पाकिस्तान के ऊपर, और काफ़ी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके लाए थे जिसका उपयोग हमने मतलब काफ़ी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन इन्होंने गैदर की थी जो आने वाले मिशंस में हमारी मदद की। तो 1962 के बैटल के समय इनको फिर जो है महावीर चक्र दिया गया था और फिर 1965 के बैटल के समय भी इनको महावीर चक्र दिया गया था। 1970 में ये रिटायर हो गए थे अपनी सर्विसेज से और फिर इन्होंने एक कमर्शियल पायलट के रूप में अपनी सेवाएं दी थी। महावीर चक्र जो है वो सेकंड हाईएस्ट मिलिट्री सम्मान होता है आफ्टर परमवीर चक्र। ओके, चलिए अगली बात करते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के बारे में। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक मोबाइल एप्लीकेशन, फ्री ऑफ कॉस्ट मोबाइल एप्लीकेशन टैक्स पेयर के लिए शुरू किया है जिसका नाम है AIS। तो AIS क्या है? AIS एक मोबाइल एप्लीकेशन है फॉर द टैक्स पेयर जिसका नाम है एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट। AIS का मतलब क्या है? एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट। नाम से ही समझ में आ रहा है जो टैक्स पेयर होते हैं वो अगर पूरे साल भर की इंफॉर्मेशन का स्टेटमेंट देखना चाहते हैं, इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो इस एप्लीकेशन की मदद से वो ले सकते हैं। ठीक है, बेसिकली टैक्स पेयर जो है वो पूरी इन्फॉर्मेशन मतलब एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट और टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी को इस एप्लीकेशन की मदद से देख सकते हैं। वो देख सकते हैं TDS का इंटरेस्ट, टैक्स पेमेंट, इनकम टैक्स रिफंड कितना हुआ है, GST डेटा, तो सारी इन्फॉर्मेशन वो यहाँ से गैदर कर सकते हैं। साथ ही साथ अपना फीडबैक भी यहाँ पर दे सकते हैं। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश ने साइन किया है MOU फ्रेंच एजेंसी के साथ टू इम्प्रूव ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। तो हिमाचल प्रदेश ने पीने के पानी स्वच्छता में सुधार करने के लिए फ्रांसीसी एजेंसी के साथ समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर किए हैं। बेसिकली हिमाचल प्रदेश ने जो MOU साइन किया है फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी के साथ, ये 817 करोड़ का है। 817 करोड़ रुपए का ये एग्रीमेंट है। इनका ऑब्जेक्टिव 5 टाउन जो है हिमाचल प्रदेश में उनका बेटर सीवेज फैसिलिटी उनको प्रोवाइड करनी है, मतलब नालियों की व्यवस्था प्रॉपर करनी है, बेटर सैनिटेशन स्वच्छता आपको प्रोवाइड करनी है। इसलिए 5 टाउन यहाँ पे सिलेक्ट किए गए हैं। वो 5 टाउन कौन कौन से हैं? मनाली, बिलासपुर, पालमपुर, नाहन और करसोग है। इनमें आपको ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करनी है। ठीक है, और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर हम SAFF चैंपियनशिप के बारे में। ठीक है, SAFF क्या है? साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन है। ओके, तो इंडिया टू होस्ट 2023 SAFF चैंपियनशिप इन बेंगलुरु। तो यहाँ पर ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के द्वारा रिसेंटली अनाउंसमेंट किया गया है कि 13th एडिशन ऑफ साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन की जो चैंपियनशिप है उसका आयोजन भारत में बेंगलुरु में किया जाएगा 21 जून से लेकर 3 जुलाई के बीच में। भारत चौथी बार 4th टाइम जो है SAFF चैंपियनशिप की मेजबानी कर रहा है। लास्ट जो था वो 2015 में तिरुवनंतपुरम में होस्ट किया था। अगर हम SAFF चैंपियनशिप के बारे में बात करें तो सबसे सक्सेसफुल जो टीम है वो भारत ही है। भारत इस चैंपियनशिप को 8 बार जीता है। ठीक है, और ऐसी उम्मीद बताई जा रही है कि जितने भी पार्टिसिपेटिंग नेशंस हैं, मतलब साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन के जितने भी मेंबर्स हैं वो सारे के सारे यहाँ पे 13th एडिशन में पार्टिसिपेट करेंगे। आयोजित भारत कर रहा है, भारत में भी कहाँ पर? बेंगलुरु में इसका आयोजन किया जा रहा है। नेक्स्ट है प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी इनॉग्रेट्स ITU एरिया ऑफिस एंड द फील्ड ऑफिस एंड द इनोवेशन सेंटर इन न्यू दिल्ली। तो आखिरकार ये पूरा माजरा क्या है और ये 6G विजन डॉक्यूमेंट क्या है, इस पे हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा ITU क्या है? इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ITU है। इसका एक फील्ड ऑफिस, एरिया ऑफिस एंड इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन किया है नई दिल्ली में।
ठीक है ना। हालांकि भारत में आईटीओ का एक रीजनल ऑफिस ऑलरेडी काम कर रहा था और रीजनल ऑफिस को सेटअप करने का काम भारत ने ही किया था। भारत ने ही अपने फंड की मदद से आईटीओ का रीजनल ऑफिस सेटअप किया था। कहाँ पर सेटअप किया था? तो महरौली, आपका एनसीआर रीजन में। और अब यहाँ पर एक फील्ड ऑफिस या इनोवेशन सेंटर आईटीओ का भारत ने सेटअप किया है और उसका उद्घाटन किया है। बेसिकली आईटीओ के साथ इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के साथ मार्च 2022 में हमारा एग्रीमेंट साइन हुआ था कि भारत जो है वो एरिया ऑफिस सेटअप करेगा आईटीओ का। ये जो एरिया ऑफिस है एक इनोवेशन सेंटर की तरह भी काम करेगा और अलग अलग रिसर्च वर्क में मदद करेगा। ये जो आपका ऑफिस है, बेसिकली आईटीओ का जो फील्ड ऑफिस तैयार किया गया है, ये इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, अफगानिस्तान और ईरान के बीच में कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा, कम्युनिकेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा और रीजनल कॉर्पोरेशन, इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन को इन रीजन में बूस्ट करने का काम, इन्हांस करने का काम भी करेगा। ठीक है। तो बहुत से स्टूडेंट सोच रहा होगा आखिरकार ये आईटीयू है क्या? आईटीयू का मतलब इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन होता है बेसिकली, और ये एक स्पेसिफाई इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पे काम करती है। इसकी स्थापना 1865 में हुई थी और इसका मकसद है पूरे वर्ल्ड में कम्युनिकेशन को रिलायबल बनाना, कम्युनिकेशन को सेटअप करना, सारे वर्ल्ड के सारे लोगों को कनेक्ट करने का काम बेसिकली ये करती है। 193 मेंबर इसकी कंट्री है, 900 से ज़्यादा कंपनी, यूनिवर्सिटी, इंटरनेशनल एंड रीजनल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो मेंबर हैं इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के। अब यहाँ पे जो फील्ड ऑफिस या रीजनल ऑफिस फील्ड ऑफिस, एरिया ऑफिस को तो इनॉग्रेट किया ही है, साथ ही साथ 5G विजन डॉक्यूमेंट को भी लॉन्च किया है इस इवेंट में प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा। अब ये 5G विजन डॉक्यूमेंट क्या है? तो यहाँ पे ड्यूरिंग द इवेंट द प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो अनवील द इंडिया 6G विजन डॉक्यूमेंट। 6G विजन डॉक्यूमेंट को लॉन्च किया है एंड 6G रिसर्च एंड डेवलपमेंट टेस्ट बेड भी तैयार किया है। मतलब भारत आने वाले समय में 6G सर्विसेज को भी भारत में प्रोवाइड करेगा। इसके लिए रिसर्च फैसिलिटी यहाँ पे उसका एक पूरा फॉर्मेट, एक ड्राफ्ट या विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया गया है। ठीक है। लास्ट न्यूज़ है, इसको भी आप रिवीजन की तरह ही कंसिडर करेंगे क्योंकि ये एक्सरसाइज कंक्लूड हो चुकी है और पहले भी इस एक्सरसाइज के बारे में मैंने आपको जानकारी दी है। एक्सरसाइज कोबरा वॉरियर। एक्सरसाइज कोबरा वॉरियर जो है वो यूके होस्ट कर रहा था। यूके में से आयोजित किया गया था 6 मार्च से लेकर 24 मार्च तक, मतलब ये कंक्लूड हो गई है। इसमें भारत ने भी पार्टिसिपेट किया था। भारत के अलावा सिंगापुर, फिनलैंड, यूएसए, साउथ अफ्रीका और स्वीडन जैसी कंट्रीज ने भी एक्सरसाइज कोबरा वॉरियर में पार्टिसिपेट किया था। भारत के यहाँ पर 2 C-17 ग्लोब मास्टर और 5 मिराज 2000 फाइटर जेट ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था। क्लियर? तो किसने होस्ट किया है? यूके ने। आइए अब बात करते हैं कुछ शॉर्ट न्यूज़ के बारे में। सबसे पहली न्यूज़ है आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास। इन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखा है ग्रीन फील्ड डेटा सेंटर एंड एंटरप्राइज कंप्यूटिंग एंड साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। किसका? एक ग्रीन फील्ड डेटा सेंटर और साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का। कहाँ पर? भुवनेश्वर, उड़ीसा में फाउंडेशन स्टोन रखा है आरबीआई के गवर्नर ने। लाइफ मिशन काफ़ी चर्चा में थे। आपको पता है कि लाइफ मिशन प्राइम मिनिस्टर मोदी का इनिशिएटिव है और इस पूरे ग्लोबल मूवमेंट को लीड भी प्राइम मिनिस्टर मोदी कर रहे हैं। तो असम के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत विश्व शर्मा, इन्होंने मिशन लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट मतलब लाइफ मिशन की शुरुआत की है, इसे लॉन्च किया है असम स्टेट में। वहीं तमिलनाडु गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है 5 ईयर तमिलनाडु मिलेट मिशन। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने साइन किया है एमओयू किसके साथ? संत निरंकारी मंडल के साथ एमओयू साइन किया है नशा मुक्त भारत अभियान को रन करने के लिए, यूथ को, वीमेन और स्टूडेंट के साथ ये मैसेज स्प्रेड करने के लिए कि हमें एक नशा मुक्त भारत बनाना है। अमेजन पे और भारत बिल पे ने यहाँ पर कोलैबोरेशन किया है जिससे रीपेमेंट को, मतलब जो आपके पेमेंट फैसिलिटी है उनको और बूस्ट किया जा सके। इसरो ने रिसेंटली अनाउंस किया है कि चंद्रयान 3 और जो पहला हमारा सोलर मिशन है, सभी को पता है ना, आदित्य L1 हमारा पहला सोलर मिशन है और चंद्रयान 3 इनको मिड 2023 तक लॉन्च कर दिया जाएगा। मिड 2023 मतलब आप मान सकते हैं कि जून जुलाई 2023 तक। तो ये कुछ शॉर्ट न्यूज़ थी। अंत में बात करते हैं हम रिवीजन क्वेश्चन के बारे में। सो पहला क्वेश्चन है, टाइम मैगजीन हैज़ रिलीज
इट्स एनुअल लिस्ट ऑफ द वर्ल्ड ग्रेटेस्ट प्लेस फॉर द ईयर 2023। इसमें भारत के कितने डेस्टिनेशन को इंक्लूड किया है? तो भारत की 2 डेस्टिनेशन है, एक तो लद्दाख है और दूसरा है मयूरभंज। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया? तो ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया रतन टाटा जी को अपॉइंट किया गया है। यहाँ पर भी आंसर भी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है CCI मतलब कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर किसे अपॉइंट किया गया है? तो ललित कुमार गुप्ता को अपॉइंट किया है। ऑप्शन डी। संगीत कलानिधि अवार्ड 2023 किसे दिया गया है? तो संगीत कलानिधि अवार्ड जो है वो जयश्री को दिया गया है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्रिस्टोफर मार्टिन जेंकिंस या इसको हम CMJ स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड भी बोलते हैं। ये किसे दिया गया है? तो ये अवार्ड जो है आशिफ शेख को दिया गया है। आशिफ शेख। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है ISSF मतलब इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन की मेजबानी कौन कर रहा है? तो भोपाल में इसका आयोजन किया जा रहा है। मैंने आपको पहले भी इसे डिस्कशन किया है। नेक्स्ट है वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे हमने 21 मार्च को मनाया। वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे की थीम क्या थी? तो वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे की थीम थी विथ अस नॉट फॉर अस। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। दिस इज क्वेश्चन ऑफ द डे। इसको आपको थोड़ा सा हो सकता है सर्च करना पड़े तो आप गूगल कर लीजिएगा और मुझे बस आंसर बता दीजिएगा। इसका आंसर आप कहाँ देंगे? कमेंट सेक्शन में देंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन पूछ रहा है साजिबू नोंगमा पनवा। साजिबू नोंगमा पनवा इज अ लूनर न्यू ईयर सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? अभी आपने महाराष्ट्रीय न्यू ईयर गुड़ी पड़वा के बारे में बात की, वहीं हम बात कर रहे हैं साजिबू नोंगमा पनवू जो कि एक लूनर न्यू ईयर फेस्टिवल है। कहाँ पर सेलिब्रेट, किस राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है? असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश या फिर उड़ीसा? जो भी सही आंसर होगा आप कमेंट में हमें बता दीजिएगा। रिप्लाई भी मैं आपको वहीं पे कर दूंगी। और भी न्यूज़ है वो हम कल डिस्कस करेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर एंड बाय बाय।